जून 2013 को एक बेटा अमेरिका से इंडिया अपनी मां के पास फोन करता है और जब उसका फोन नहीं लगता और फोन नहीं रिसीव होता तो बेटा परेशान होने लगता है और परेशान होने के बाद वो अपने पिता के पास फोन करता है और अपने पिता से अपने मां के बारे में जानकारी लेना चाहता है और पूछता है कि पिताजी माँ जी कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो उसके पिताजी उसको जवाब देते हैं कि माँ तुम्हारे सिस्टर के पास दुबई गई हुई है, इसीलिए शायद उनका मोबाइल बंद आ रहा है। वो लड़का काफी परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो अपने मामा रंजन को फोन करता है और उनसे कहता है कि मामा जी, माँ का कोई पता नहीं लग रहा है, माँ का फोन नहीं लग रहा है, माँ से हमारी बात नहीं हो पा रही है, एक बार आप हमारे घर जाइए और देखिए कि आखिर माँ कहाँ है और किस हाल में है। उसका मामा रंजन जब अपनी सिस्टर अपनी बहन के घर पहुंचता है और देखता है तो देख करके उसके पैरों की तरह जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का एक इलाका पड़ता है, नयापल्ली इलाका। नयापल्ली इलाका में डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा देवी के साथ रहा करते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा बतौर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सन 1970 से अपनी सेवाएं देना चालू करते हैं और सन 1992 में वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर सोमनाथ परिदा सेना में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं देना जारी रखते हैं। सेना में इतने काबिल डॉक्टर थे कि गिने चुने सेना के सर्जन डॉक्टरों में सोमनाथ परिदा की गिनती होती थी। उसके बाद सोमनाथ परिदा ने अपनी सेवा WHO में भी दी और वो WHO के लिए भी काम करने लगते हैं। WHO में काम करते करते डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपना एक स्वयं का हॉस्पिटल खोलते हैं और अपनी सेवाएं वहां देना चालू कर देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। जून 2013 समय था। डॉक्टर सोमनाथ परिदा का बेटा अमेरिका से फोन करता है अपनी मां के पास में, क्योंकि सोमनाथ परिदा का घर देखने में तो एक विला था, पर उसके अंदर केवल सोमनाथ परिदा और उनकी बीवी उषा देवी, बस यही दो लोग रहा करते थे। उसका कारण था कि सोमनाथ परिदा बहुत ही गुस्सैले किस्म के आदमी थे। उन्हें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। वो कब किसको क्या बोल दें, कब किसको क्या मार दें, उन्हें किसी से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। उनका अपना खुद का एक रूटीन था। रूटीन के हिसाब से सोमनाथ परिदा शाम को 6 बजे ही सो जाते थे, बल्कि वो सुबह 3 बजे जग जाते थे। उनके इस स्वभाव की वजह से उनके घर में भी ज्यादातर किसी से नहीं बनती थी। बच्चे भी उनसे बात करने में कतराते थे। सोमनाथ परिदा का इसी वजह से सामाजिक स्तर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं था। उनके रिश्तेदार भी उनसे दूरियां बना करके ही रखते थे और उनके यहाँ कोई रिश्तेदार शायद जल्दी से नहीं आता था। सोमनाथ परिदा और उषा देवी को 2 बच्चे थे। उनमें से एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटा डॉक्टर बनके तो अमेरिका में सेटल हो जाता है और बेटी दुबई में सेटल हो जाती है। समय बीतता जाता है। समय आता है जून 2013 और जून 2013 को उषा देवी का बेटा
अपनी मां के पास में फोन करता है, क्योंकि पिता से तो ज्यादा बच्चों की नहीं पड़ती थी, पर वो हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी मां के पास में जरूर फोन करते थे और अपनी मां से जरूर बात करते थे। जब उनका बेटा 13 जून 2020 को अपनी मां के पास में कॉल करता है तो उनका मोबाइल नंबर नहीं लगता। बेटा सोचता है कि शायद मां किसी काम में बिजी होगी और उसके बाद बात करेंगे। बेटा फिर थोड़ी देर बाद फोन करता है, फिर मोबाइल नहीं लगता। यह सिलसिला 1 से 2 दिन चलता रहता है। पर जब लगातार मां का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है तो बेटा परेशान होने लगता है और वो परेशान होकर के थक हाक करके अपने पिता सोमनाथ के मोबाइल पर कॉल करता है। और सोमनाथ अपने बेटे का फोन देख करके पहले तो कई बार फोन काट देते हैं, पर बेटा जब लगातार कॉल करता रहता है तो वो एक बार फोन को रिसीव करते हैं और बेटा पूछता है कि पिताजी मां कहाँ हैं, उनका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तब सोमनाथ अपने बेटे से बताते हैं कि तुम्हारी मां तुम्हारी सिस्टर के पास, तुम्हारी बहन के पास दुबई गई हुई है, इसीलिए उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पिता की बात सुनकर के बेटे को बड़ा अजीब सा लगता है। उसे उनकी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि आखिरकार मां बिना बताए कैसे दुबई जा सकती है, ऐसी क्या अचानक जरूरत हो गई। वो अपनी बहन के पास दुबई फोन करता है और जब दुबई फोन करता है और पूरी बात अपनी बहन को बताता है तो बहन कहती है कि भाई मां तो यहां आई ही नहीं। और जब अपनी मां बहन के मुंह से वो ये शब्द सुनता है तो वो और ज्यादा परेशान होने लगता है और वो आनन फानन में उसी शहर में रह रहे अपने मामा रंजन के पास फोन करता है और अपने मामा रंजन से बोलता है कि मां से मेरी कई दिनों से बात नहीं हो पाई है, मां का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, एक बार आप मेरे घर जाइए और मां से मेरी बात कराइए। उनका मामा रंजन अपनी एक बहन को लिवाता है और सोमनाथ के घर पहुंच जाते हैं। और जब सोमनाथ के घर पहुंचते हैं दरवाजा बाहर से बंद होता है, अंदर से बंद होता है और वो दरवाजे को पीटने लगते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। काफी देर तक वो दोनों परेशान रहते हैं, काफी देर तक दरवाजे को पीटते रहते हैं, पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो वहीं पर खड़े होकर के दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि 2nd फ्लोर पे एक खिड़की खुलती है और जब उन दोनों की नजरें उस खिड़की की तरफ पड़ती हैं तो सामने सोमनाथ खड़े होते हैं और वो सोमनाथ से पूछते हैं कि मेरी बहन उषा देवी कहाँ है और किस हाल में है। सोमनाथ उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उल्टा उन दोनों को डांटने लगते हैं और उनसे वहां से चले जाने के लिए बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हो। और दोबारा से फिर खिड़की बंद हो जाती है। सोमनाथ की इन बातों से रंजन और उसकी बहन संतुष्ट नहीं होते और वह दूसरी खिड़की को खोल करके अंदर झांकने की कोशिश करने लगते हैं। जब वो दूसरी खिड़की को खोल करके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें घर के अंदर से कुछ बदबू सी महसूस होती है और इस बदबू की वजह से, इस दुर्गंध की वजह से वो दोनों सीधे नयापल्ली थाने पहुंचते हैं और नयापल्ली थाने में जाकर के इस चीज की शिकायत करते हैं और बताते हैं कि मेरी बहन का कई दिन से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस आनन फानन में डॉक्टर सोमनाथ के घर पहुंचती है और दरवाजा पीटने लगती है, मगर फिर भी बाहर से अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और दरवाजा तोड़ करके जब अंदर प्रवेश करती है
तो अंदर का दृश्य देख करके पुलिस अवाक रह जाती है। अंदर वो देखती है कि सोमनाथ बड़े इत्मीनान से एक सोफे पर बैठे हुए हैं और घर के अंदर से पुलिस को बदबू आना चालू होती है। पुलिस अब यह देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये बदबू घर के किस कोने से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। और पुलिस जब इस चीज के बारे में सतर्कता से खोजबीन करती है तो एक सोमनाथ के घर पे एक कमरा होता है, उस कमरे के अंदर से पुलिस को बदबू की आने की शंका होती है। पुलिस उस कमरे का दरवाजा तोड़ देती है और दरवाजा तोड़ करके जब वो कमरे के अंदर देखती है तो उसके मन में एक हलचल सी होने लगती है। इस कमरे के अंदर कुछ नहीं था, मात्र 2 बक्से होते हैं और वो भी बक्से सेना के थे। और पुलिस जब उस बक्से को खोलती है तो देख करके पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इन बक्सों के अंदर 22 टिफिन रखे हुए थे स्टील के। और पुलिस जब सोमनाथ से उन टिफिन के बारे में पूछती है तो सोमनाथ उनका कोई सटीक जवाब नहीं देते। और पुलिस जब उस टिफिन को खोल करके देखती है तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस टिफिन के अंदर कुछ और नहीं था, मानो जिस्मानी शरीर के मांस के टुकड़े होते हैं। पुलिस इस बारे में जब शक्ति से सोमनाथ से पूछती है तो सोमनाथ बताते हैं कि उनकी पत्नी उषा देवी शिरडी वाले साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और एक दिन शाम को उसने अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दी। और जान देने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार शिरडी वाले के दरबार में करना, इसलिए मैंने उसके शरीर के टुकड़े करके टिफिन में पैक किए हैं कि ऐसे मैं इतनी बड़ी लाश को कैसे लेकर के जाऊंगा, ऐसे एक टिफिन में शिरडी वाले के दरबार में जा करके उनका अंतिम संस्कार और विसर्जन कर दूंगा। पुलिस को यह कहानी मनगढ़ंत लगती है और पुलिस इस कहानी से संतुष्ट नहीं होती और वो सोमनाथ को गिरफ्तार कर शक्ति से पूछताछ करना चालू करती है। और उधर पुलिस उन मांस के टुकड़ों के लिए जब जांच को भेजती है, उन मांस के टुकड़ों को जब जांच के लिए भेजती है तो अवाक रह जाती है, क्योंकि उन टुकड़ों में उषा देवी का सर तो था ही नहीं। पुलिस एक बार फिर परेशान होने लगती है और इस बारे में जब वो गहनता से जांच करती है और दोबारा ढूंढने की कोशिश करती है तो सोमनाथ के घर में एक कमरे के अंदर टेबल रखा हुआ था और टेबल के बीचों बीच उषा देवी का सर रखा होता है और सर के ऊपर एक कपड़ा ढका होता है। पुलिस जब उस कपड़े को खोलती है तो देखते ही अचंभित हो जाती है, क्योंकि वो सर आधे से ज्यादा सड़ चुका था और उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। पुलिस इस बारे में जब सोमनाथ से शक्ति से बातचीत करती है और शक्ति से पूछती है तो सोमनाथ बताते हैं कि मैं घंटों बैठ करके डेली शाम अपनी पत्नी से यहाँ पर बातें करता था। पुलिस को ये सारी बातें हैरान कर देती हैं, वो अवाक रह जाती है। उसको सोमनाथ की इन किसी भी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो रिमांड लेकर के शक्ति से सोमनाथ से पूछताछ करना चालू करती है। और जब वो सोमनाथ से पूछताछ करना चालू करती है तो सोमनाथ जो पुलिस को बताता है वो सुन करके आप लोग भी दंग रह जाएंगे। सोमनाथ बताता है उषा देवी को शक था कि सोमनाथ का किसी दूसरे लोगों के साथ में भी अफेयर है और इस बात को लेकर के सोमनाथ और उषा देवी के बीच में डेली झगड़े होते थे। एक दिन शाम को इसी बात को लेकर के उषा देवी और सोमनाथ के बीच में झगड़ा होता है। सोमनाथ को गुस्सा आ जाता है और सोमनाथ स्टील की टार्च से उषा देवी के सर पर वार कर देता है। वार इतना तेज था कि उषा देवी तुरंत फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसके बाद भी लगातार सोमनाथ कई बार उषा देवी के सर पर बराबर हमले करता रहता है, जिससे कि उषा देवी की जान निकल जाती है।
और जब उषा देवी की मृत्यु हो जाती है तो सोमनाथ एक सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इस लाश को करें तो करें क्या, छुपाएं तो छुपाएं कहां। इसलिए सोमनाथ के मन में एक विचार आता है। दूसरे दिन सोमनाथ के घर की नौकरानी जब काम पर आती है तो सोमनाथ उसे घर के बाहर से ही वापस कर देते हैं और बोलता है कि आज से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। वो नौकरानी वापस चली जाती है। उसके बाद सोमनाथ पास की ही एक दुकान पे जाते हैं और वहां से स्टील के 3 टिफिन खरीद के लाते हैं और उन 3 टिफिन के अंदर उषा देवी के शरीर के मांस के टुकड़े करके पैक करते हैं और बक्से पे रख देते हैं। डेली 3 टिफिन खरीद के सोमनाथ लाता था और उषा देवी के जिस्म को काट करके टुकड़े बना करके बक्से के अंदर रख देता था। हैरानी की बात तो यह थी कि जिन औजारों से उषा देवी को काटा गया था वो औजार सर्जरी पे यूज किए जाते थे। एक नहीं बल्कि उषा देवी की लाश के सोमनाथ ने 300 टुकड़े किए थे और उन 300 टुकड़ों को 22 टिफिन के अंदर छुपा के भरा था। हर टुकड़ा बड़ा नाप तौल के साथ में काटा गया था। हर टुकड़े की लंबाई 6 इंच से ज्यादा नहीं थी। पुलिस सोमनाथ को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाती है और वो केस चलता है। उसके बाद में गवाही होती है जिसमें सोमनाथ के बेटा और बेटी भी अपने पिता के खिलाफ सोमनाथ के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं और सन 2020 में कोर्ट सोमनाथ को उम्र कैद की सजा सुना देती है। आज सोमनाथ की उम्र 81 वर्ष हो चुकी है और सोमनाथ अपनी किए की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सतर्क करना है। ऐसी घटनाओं से दूर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों को अगर ये मेरी सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसी ही सच्ची घटना लेकर के आता रहूं। और ये घटना आप लोग कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।